हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता। और इसको सबसे आसान और विस्तार में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए, सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता। तो सांप्रदायिक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक जैसे एक धर्म का हो गया ना, अपने धर्म को मानते हैं और फिर दूसरे धर्म को के बारे में जैसे कुछ अलग राय बना लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो और ये पूना समझौता कब होता है, इसको आज विस्तार से देखते हैं, ठीक है। देखिए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। लोथियन समिति, ठीक है ना। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति कहा गया, के अध्ययन के आधार पर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। उसने सांप्रदायिक निर्णय की, उसमें क्या था इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सांप्रदायिक निर्णय में दलित वर्गों, जिन्हें की 78 सीटें दी गई थी, यानी कि जो दलित वर्ग था उन्हें 78 सीटें दिया गया था, सहित अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में वो सीटें आरक्षित की। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि सांप्रदायिक के लिए अलग से 78 सीटें दी गई थी, उसके साथ अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अलग निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि वहां पे सिर्फ उनका ही निर्वाचन होगा, इस तरह से आरक्षित किया गया। अब देखिए, यह वास्तव में उपनिवेशवादी शासन की फूट डालो और राज करो की नीति का एक और प्रमाण था, ठीक है। यानी कि जैसे पहले भी आप देखे होंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग किया था और फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था। कुछ समय पहले अगर आप राजा महाराजों के समय जब अंग्रेज आए थे, तब उन्होंने क्या किया था, दो राज्य है, ठीक है। दो राज्यों में उन्होंने क्या किया कि एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ भड़का दिया, दोनों में फूट डलवा दिया, दोनों आपस में लड़ने लगे, और फिर क्या हुआ, लास्ट में जो फायदा हुआ वो अंग्रेजों को हुआ। तो इसी तरह यहाँ भी हिंदू मुस्लिम एकता, और यहाँ पे देखिए आप अल्पसंख्यक को भी ले आए, तो वो फूट डालने की कोशिश करते थे ताकि उनको फायदा हो, ठीक है। अब देखिए, साइमन कमीशन के सम्मुख अपनी गवाही में अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि दलित या वंचित वर्गों को एक अलग वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखिए, हम अम्बेडकर जी, जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने आंदोलन भी किया था अपने, जो भी उनके जो दलित वर्ग थे या जो वंचित वर्ग थे, उन्हें काफ़ी प्रताड़ित होना पड़ता था। हिंदू में ऐसे बहुत से मतलब की जाति हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रताड़ित होना पड़ता था, छुआछूत मतलब कि होता था। जैसे कि सामने वाले को, जैसे ब्राह्मण जी जो थे, वो अगर किसी नीच जाति को छूते थे या दलित को छूते थे, उस समय की बात है, ठीक है ना, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता था, वो फिर नहाते थे, अशुद्ध मानते थे, ऐसा मतलब एक रूढ़िवादी था, ठीक है ना, जो नहीं होना चाहिए था। तो उसे दूर करना चाहते थे अम्बेडकर जी। तो देखिए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइमन कमीशन के सम्मुख अपनी जो गवाही में अम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि दलित वर्ग या वो जो वंचित वर्ग हैं, उनको एक अलग वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। इसे हिंदू जाति से पृथक एवं स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाया जाना चाहिए, उनका मत था। इस तरह के से अछूतों के अधिकारों की पूर्ति हेतु सीधी कार्यवाही की वकालत की। यानी कि इस तरह से अगर वो उन्होंने सीधी बात कहा कि हमें एक अलग मतलब कि जैसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, अलग वर्ग बनाया जाए, और इस तरह उन्होंने सीधी अपनी जो है उनके समक्ष कार्रवाई की कि हाँ, यानी वकालत की, ठीक है ना, वकालत की कि अब हमें अछूतों के अधिकारों के लिए ही उन्होंने ये सब किया, ठीक है। अब देखिए, ये होता क्या है कि ऊंची जातियों से स्पष्ट विरोध के कारण अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुधार केवल सरकार के उद्देश्य से पूर्ण कार्यों से ही हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर समाज में ये कहते हैं कि आप छुआछूत ना मानो, तो ठीक है, जो निम्न जाति के हैं वो तो सोचेंगे कि यार सही है, लेकिन जो उच्च जाति के वो क्या मानेंगे उनकी बातों को। अब देखिए, अम्बेडकर जी थे, वो भी उन्हीं मतलब कि एक निम्न जाति के उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक थे उस समय। तो उस समय जब छुआछूत हो रहा था, तो अगर उनकी बात को क्या जो बड़े उच्च जाति के लोग हैं वो क्या सुनते, तो ये निष्कर्ष निकाले थे कि हाँ, अगर सरकार दबाव डाले तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने एक अलग वर्ग रखने की मांग किया था। हालांकि अभी छुआछूत नहीं होता है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, बहुत गलत बात है ये सब। क्योंकि आपको भी भगवान ने बनाया है, मुझे भी बनाया है, और दूसरे को भी भगवान ने ही बनाया है। और जब भगवान ने बनाया है, यानी कि हम सब में एक ही ब्लड है, एक सब कुछ वही है, तो फिर छुआछूत क्या फ़ायदा है ऐसे। हालांकि कुछ गांव में अगर आप जाओ तो अभी भी रूढ़िवादी है, तो वहाँ छुआछूत होता है, लेकिन अभी भी उसे रोकना चाहिए, ठीक है। तो वैसे साइमन कमीशन ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग को निरस्त कर दिया, लेकिन जो साइमन कमीशन था उसने पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग को निरस्त कर दिया, पर उनके सीटों के आरक्षण की अवधारणा को बनाए रखा। अब देखिए, आरक्षण की बात यहाँ से भी आपका शुरू हो रहा है। यानी कि आरक्षण जो अभी मिलता है ना,
उससे जब मंडल कमीशन आया था 1900 शायद कुछ याद आ रहा है 92 के समय ही जो पीएम जी थे उन्होंने ये आरक्षण मतलब जो मंडल कमीशन था उसको लगाया था। अब देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस समय देखिए आरक्षण का जो बात है बहुत पहले से है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए आरक्षण की अवधारणा को बनाए रखा और फिर जो सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा की थी वो क्या था, इसको देखते हैं अभी, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा की थी वो क्या था, उसके क्या प्रावधान थे। तो ये देखो वास्तव में इसको ना फूट डालो और राज करो नीति जैसा ही ये था। मतलब कि देखिए क्या था, आंग्ल भारतीयों भारतीय ईसाइयों तथा स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो आंग्ल भारतीय थे उनको अलग कर दो, भारतीय ईसाइयों को अलग कर दो, स्त्रियों के लिए भी अलग कर दो, इस सब पृथक सांप्रदायिक मताधिकार करना। इस सब में क्या किया था, सबको अलग अलग बांटने की कोशिश किया गया। प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया गया, ना कि यानी कि जो स्थानीय सांप्रदायिक यानी कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर क्या किया गया कि हाँ ये आप इतने सीट ले लो, आप इन्हें वाले इतने सीट ले लो। तो थोड़ा इनमें भी फूट डालने लगे, ठीक है। प्रांतीय विधानमंडलों की मौजूदा सीटों को दोगुना किया जाए, ये तो चले एक अच्छी बात था कि प्रांतीय विधानमंडलों की सीटों को दोगुना किया गया, लेकिन श्रमिकों, जमींदारों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को सीटें भी आवंटित की जाए। ये भी अच्छी बात था कि भाई सबको सीटें मिला जाए। लेकिन ये जो था आरक्षण वाला पद और ये क्या बोलते हैं सांप्रदायिक आधार पर देना, ये सब बहुत गलत था उन्होंने, यानी कि फूट डालो जैसा ही था। मुसलमानों, सिखों और यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया जाए। अब ये जैसे अगर मतलब सभी धर्मों को अलग अलग आप सांप्रदायिक मताधिकार दोगे, मत करने का अधिकार दोगे, ठीक है ना, धर्म के आधार पे सबको दोगे, तो फिर क्या होगा, अपने अपने हिसाब से वो अपने अपने कार्य करने लगेंगे। एकता तो नहीं होगा ही नहीं, एकता नहीं होगा तो फिर स्वतंत्रता कैसे होगा, यानी भारत को स्वतंत्र दिलाने का जो उद्देश्य है वो पूरा कैसे होगा। तो ये अंग्रेजों का चाल था कि इनको किसी भी तरह से भटकाया जाए, ठीक है। देखिए मुसलमानों को उन प्रदेशों में जहाँ वे अल्पमत में हैं वो अतिरिक्त सीटें मिले। सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्र में विभक्त कर दिया जाए। सभी मतदाताओं मतदान का अधिकार, मतलब सभी जो मतदाताएं हैं उनको मतदान का अधिकार मिले, ये अच्छी बात था। फिर बम्बई प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 स्थान मराठों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 20 वर्गों के लिए की गई थी, मतलब 20 वर्षों के लिए की गई थी, ठीक है। फिर दलित को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त हो, और फिर देखिए दलित को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अम्बेडकर जी का जो बात था उसको यहाँ पे घोषणा में माना गया था कुछ बहुत, लेकिन एक अलग वर्ग तो नहीं, मतलब कि एक तरह से अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है ऐसा उसने कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। कांग्रेस अभी तो आगे देखिए कांग्रेस का पक्ष भी देखना है, ठीक है ना। तो प्रांतीय विधानमंडल में महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षित हो, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो कांग्रेस था ये सांप्रदायिक निर्णय के ये विरुद्ध थे, कि ये जो अभी जितने भी हम देखे इसके विरुद्ध थे, ठीक है। अब देखिए गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी, देखते हैं। तो गांधी जी सांप्रदायिक निर्णय की तीखी आलोचना उन्होंने किया, कहा कि यह हिंदू दलित व दोनों को के लिए बहुत ही खतरनाक, यानी दोनों को बांटा जा रहा है, और सांप्रदायिक निर्णय को में दलित को सुधारने कोई व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए जो सांप्रदायिक निर्णय जो अभी घोषणा हुआ उसमें क्या है कि दलितों को सुधारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इससे हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया जो है अवरुद्ध हो जाएगी। गांधी जी इन निर्णय से बहुत दुखी थे। गांधी जी दलितों को हिंदू का अभिन्न अंग मानते थे। जो गांधी जी थे वो जो दलित थे उन्हें हिंदू का एक अभिन्न अंग मानते थे, इसीलिए गांधी जी इस ये जो आपका सांप्रदायिक निर्णय जो घोषणा था उससे बहुत ज्यादा वो दुखी थे। देखिए गांधी भी आता है कभी, जैसे गांधी जी है और अम्बेडकर जी, इन दोनों के विचारों में कुछ विवाद होता है, ठीक है। तो उसको काफी अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए गांधी जी ने मांग किया, ठीक है, गांधी जी ने मांग किया कि दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन आत्म निर्वाचन मंडल से वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। यानी कि उन्होंने मांग किया कि जो दलित वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं उनका जो निर्वाचन होगा वो आत्म निर्वाचन मंडल से वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि ये मतलब सीधे तौर पे ही आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अम्बेडकर के मांग का इन्होंने विरोध किया, यानी जो गांधी जी थे, ठीक है ना, यानी कि एक मिनट, ये जो गांधी जी थे इन्होंने आपके क्या किया, इन्होंने अम्बेडकर के मांग का विरोध किया, और इन अम्बेडकर के मांग का विरोध किया कि दलित वर्ग में बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने का, ये जो था इनका विरोध किया, ठीक है। और विरोध किया और फिर देखिए अब होता क्या है, अब गांधी जी से तो बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि दलित को हिंदू का अभिन्न अंग मानते थे, और इसी वजह से जो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए दलित को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है, ऐसा
या इसमें घोषणा किया गया था, ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय में। लेकिन गांधी जी इससे विरुद्ध में थे और वे दलित को हिंदू का अभिन्न अंग मानते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 20 सितंबर 1932 से गांधी जी ने आमरण अनशन पर इसी कारण बैठ गए गांधी जी, ठीक है, मतलब कि उन्होंने इसका विरोध किया। अब देखिए, अब अगर इनका विरोध करेंगे तो फिर अम्बेडकर का ये मांग था, लेकिन उनके मांग को विरोध किया गया, यानी अम्बेडकर के मांग का इन्होंने विरोध किया। तो इन दोनों के विचारों में काफ़ी भिन्नता है। तो इनके विचारों में जो भिन्नता है उसको अगले टॉपिक में काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे। जो हमारा अगला जो 54 लेक्चर होगा उसमें गांधी जी का हरिजन अभियान देखेंगे और अम्बेडकर और गांधी के विचारों में भिन्नता देखेंगे कि उनमें क्या क्या भिन्नता थी, ठीक है। तो काफ़ी अभी ये हमारा 53 लेक्चर है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर देखिए अंततः एक समझौता हुआ, ठीक है, यानी कि अंततः एक समझौता हुआ और वो भी देखिए 24 सितंबर 1932 को, और उससे क्या कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। एक बार फिर से आप स्पष्ट कर दीजिए, उसे क्या कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें मतलब कि सवर्ण हिंदू यानी कि जो उच्च जाति के जो हिंदू थे उनके और दलितों के मध्य हुआ ये पूना समझौता, ठीक है। और पूना समझौता में होता क्या है, तो आपका देखिए दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, और व्यवस्थापिका में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाए, यानी कि जो हिंदू हैं उन्हीं के अंतर्गत ही कुछ स्थान उनके लिए मतलब कि रखा जाए, ठीक है, जो आपका व्यवस्थापिका है उसमें। फिर दलित वर्ग को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किया जाए, यानी कि जो दलित वर्ग हैं उनको शिक्षा के आधार पे, ठीक है ना, आधार पे उचित प्रतिनिधित्व भी वहाँ पे दिया जाए। जैसे कि अम्बेडकर जी थे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उसी तरह जितने भी लोग होंगे उनको क्या किया जाए, एक अलग से उनकी योग्यता के आधार पे उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। फिर प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए 148 सीटें आवंटित की गई थी, ठीक है, जबकि सांप्रदायिक निर्णय में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। यानी कि अब देखिए, जो प्रांतीय विधानमंडल में जो दलितों के लिए जो 148 सीटें आवंटित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक निर्णय में उन्हें 71 सीटें देने का, यानी कि इस तरह देखिए होता क्या है कि देखिए मद्रास में 30 सीटें था, बंगाल में 30 सीटें था, मध्य प्रांत में 20 था, और संयुक्त प्रांत जो आपका था वहाँ पे 20 था, और उड़ीसा और बिहार में उनके 18 थे। और भी थे, जैसे सिंध में 15 थे, और पंजाब में 8 थे, और असम में 7 थे, ठीक है। तो अब देखिए ये कुल में 148 हो गया, ठीक है। तो देखिए प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सीटें आवंटित किया गया, यानी कि जो प्रांतीय विधानमंडल है वहाँ पे सीटों के आवंटित किया गया। सामान्य निर्वाचन वर्ग में ही 18% दलितों के लिए आरक्षित, ये इंपॉर्टेंट था कि जो 18% है वो सामान्य वर्ग की जो हिंदू है ना उनके सामान्य वर्ग में ही वहाँ पे 18% दलितों के लिए आरक्षित किया गया। आपको समझ में आ रहा होगा बात। देखिए अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। किसी को भी चुनाव, लोक सेवाओं एवं नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग के संबंध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कि जो कोई भी, जैसे कोई भी चुनाव होता है, लोक सेवाओं में जो नियुक्त होते हैं उनके संदर्भ में यदि कोई मात्र दलित वर्ग से है ना, तो उसके आधार पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। तो अच्छा, ये अच्छी बात था। और अब देखिए यह वादा किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए भी आरक्षित कर दिया जाएगा, ऐसा भविष्य में करने का वादा किया गया, ठीक है। फिर सरकार ने पूना समझौता को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधन रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। यानी कि जो पूना समझौता था सरकार ने, ठीक है, ये जो आपका पूना समझौता है इसे स्वीकार कर लिया गया, यानी कि इसे सरकार ने भी सांप्रदायिक जो निर्णय सरकार ने जारी किया था उसका संशोधित रूप मान के सरकार ने भी इसे क्या किया, जारी कर लिया गया। अब दलितों पे कुछ प्रभाव होता है, इसका देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अंधकार युग को जारी रखा गया, यानी कि अब कहें तो एक तरह से कई समस्याएं भी इससे जन्म हुआ, जैसे कि दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया गया। यानी कि अब दलित का खेल खेलने लगे कि दलित वाले को इतना पार्टी में, जैसे दलित वालों को लोभ लुभावन वादे दिए गए, यानी कि दलित का राजनीतिकरण होने लगा। यानी कि जो दलित का साथ देगा उन्हें ज़्यादा वोट मिलेंगे इस तरह से, क्योंकि दलित से क्या हुआ, एक तरह से वोट बैंक बनाया गया। दलितों के नाम पर राजनीति आज तक हो रहा है, आप देखते रहोगे कि दलित के नाम पे आज तक राजनीति होता है, आरक्षण के नाम पे राजनीति होता है, धर्म के नाम पे राजनीति होता है। अब देखिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लड़ने वाले दलितों के वास्तविक नेतृत्व को दबा दिया गया। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी से जो लड़ने वाले जो दलित थे उनके जो वास्तविक नेतृत्व था उसको दबा दिया गया। लेकिन देखिए होता यह है कि छुआछूत न मानना या इस तरह से बहुत सारी कुरीतियाँ थी, ठीक है ना, तो उसको तो धीरे धीरे बंद किया गया। लेकिन एक तरह से
ये जो आपके दलित थे उनको कुछ आरक्षण दे के क्या किया गया, उनका जो हक था उनको दबा दिया गया, यानी कि अब उनको थोड़ा सा आश्वासन दिया गया, यानी कि कुछ सीटें दिया गया, लेकिन जो मेन मुद्दा था जैसे कुरीति था उस वो तो तुरंत खत्म नहीं हुआ ना, ये बाद में होता है। ठीक है, अब देखिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित आदर्श समाज के सामने बाधा उत्पन्न हो गया था, यानी कि अगर सबके सामने समानता, अगर आप उसको ज़्यादा सीट देते हो उसको कम सीट देते हो, या स्वतंत्रता या बंधुत्व या न्याय, इस सब पे आधारित जो आदर्श जो समाज है इसमें थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो ही गया था। और वैसे ही इसे हिंदू से पृथक न करके हिंदू सामाजिक व्यवस्था के हिस्से में रखा, जिससे हिंदू एकता बना रहा। हालांकि ये एक अच्छी बात था कि हिंदू एकता इसमें बना रहा। अब एक ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 54। ठीक है, ट्रिक्स जो है वो स्टोरी एक मतलब कि एक समय है, ठीक है ना, 1932 का समय है। अब एक स्टोरी चले, स्टोरी मतलब आपको कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना, एक कहानी सुनाता हूँ कि एक 1932 का समय है। क्या होता है 1932 का समय? आप अपना जो स्टोरी है अपने दोस्तों को जरूर सुनाइए, ठीक है ना। मतलब ये कि 16 अगस्त को सांप्रदायिक निर्णय के कारण गांधी जी ने 20 सितंबर सहे, यानी कि 20 सितंबर, ठीक है ना। देखिए 20 सितंबर को अनशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 1 मिनट ऊपर है आपका, ये देखिए ये 20 सितंबर आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ। ये देखिए 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण ये अनशन किया, ठीक है। तो इस तरह से आपका, यानी कि यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 20 सितंबर, यानी कि सितम सना मतलब एक तरह से अनशन पे बैठ के आप इसको बोल सकते हो। और यानी कि और अनशन किया और 4 दिन बाद ही पुनः समझौता कर लिया, यानी कि 24 सितंबर को पुनः समझौता हुआ। तो एक थोड़ा सा कहानी है, आप इस कहानी को अपने भाइयों को या अपने दोस्तों को या फ़ोन पे मैसेज करके आप इस कहानी को बता सकते हो कि यार 1932 का समय है, मतलब समय था, और 16 अगस्त को सांप्रदायिक निर्णय के कारण गांधी जी ने 20 सितंबर सहे और फिर 4 दिन बाद पुनः समझौता कर लिया। ऐसा आप बोल सकते हो, तो आपको ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन बनेगा करोड़पति, एक गेम भी खेलते हैं ताकि आपको और कुछ याद हो जाए, ठीक है ना। किस समिति के अध्ययन फलस्वरूप सामुदायिक निर्णय की घोषणा हुई थी? ए मैकडोनाल्ड समिति, बी लोथियन समिति, सी रैमजेस समिति और डी क्रिप्टो समिति। दोस्तों इसका उत्तर आपको सेंड करना है, ठीक है। आपको सेंड कैसे करना है? कमेंट के माध्यम से करना है। मैं जानना चाहता हूँ, इसको मैं शुरू में ही आपको बताया था, ये इम्पोर्टेंट है बोल के, शायद आपको याद होगा। तो ये वहीं से मैंने इसको लिया है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है क्या? मैं चाहता हूँ कि इसका उत्तर बताऊँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले कमेंट करो, इसको पोस्ट कीजिए वीडियो को, फिर कमेंट कीजिए। मैं फिर इसका उत्तर अभी 1-2 सेकंड बाद बताने वाला हूँ। दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है आपका बी नंबर, लोथियन। 1 मिनट यार, कभी ये, हाँ ठीक है, हो गया। तो ये लोथियन समिति, ठीक है, कभी कभी मैं मार्कर की जगह उसको यूज कर लेता हूँ। तो ये आपका बी नंबर है, ये आपका लोथियन समिति। आपको याद हो गया होगा लोथियन समिति, मतलब कि इसके फलस्वरूप सामुदायिक निर्णय या सांप्रदायिक निर्णय है, ठीक है ना। कभी कभी मिस हो जाता है, या सामुदायिक निर्णय वही है, लेकिन थोड़ा सा सांप्रदायिक निर्णय था, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया गया, ठीक है। तो ये है लोथियन समिति के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 53 लेक्चर। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, कुछ कमियां हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए, हम उस पर और रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, उसमें क्या कमी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ऐसा बेल आइकन, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप अब तक मिलता रहे और हम हमारे वीडियो को आप देख सकेंगे। कुछ दिनों बाद ऐसे लाइव क्लास भी होने वाले हैं, तो आप उसको भी देख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्मार्ट 90 चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।